स्टोरी की शुरुआत एक खूबसूरत किंगडम से होती है, जहाँ पर उसके खूबसूरत लोग एक पीसफुल लाइफ को जी रहे थे। लेकिन तभी इनकी यही पीसफुल लाइफ नर्क में बदल जाती है और इनकी इस पीसफुल लाइफ को नर्क में बदलने वाला और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का ही दुश्मन होता है। वो दुश्मन इंसान नहीं, न फिर किसी और टाइप का डीमन, बल्कि वो तो ड्रैगन्स होते हैं। ड्रैगन जिसको सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर माना जाता है, तो उसकी पूरी एक सेना इंसानों पर हमला कर देती है। इंसान भी अपने प्रोटेक्शन के लिए ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ड्रैगन को अगर कम आंका जाता है तो वो पूरी तरह से अपने दुश्मन को नष्ट कर देता है, तो इंसानों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। पूरी इंसानियत मौत के कगार पर थी, लेकिन एक बंदा जो कि अब तक उन ड्रैगन्स को मारते ही जा रहा था, तो यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम ईथन है। ईथन एक बहुत बड़ी फैमिली से आता है। ईथन की फैमिली तलवारबाजी के लिए मानी जाती है, और अगर फैमिली के नाम की बात की जाए तो वो आर्डन फैमिली होती है। आर्डन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा ईथन इन ड्रैगन्स को बिल्कुल सब्जियों की तरह काट रहा था। बाकी लोग जो कि अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो पूरी ड्रैगन्स की आर्मी के साथ ईथन अकेला ही लड़ रहा था। और अकेले लड़ते लड़ते ईथन को काफी ज्यादा टाइटल भी मिलने लगे, जैसे कि ड्रैगन स्लेयर, द लास्ट हीरो, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स, बेस्ट टैलेंट। बहुत सारे टाइटल्स ईथन के नाम लग चुके थे। लेकिन आखिर ईथन भी तो एक इंसान ही है ना, तो आखिरकार वो भी अपनी लिमिट पर आ जाता है। ईथन जिसने अभी तक पूरे ड्रैगन्स की आर्मी को खत्म कर दिया था, तो लास्ट में उसका दुश्मन सिर्फ ड्रैगन किंग ही बचा था, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ईथन खुद भी इस बात को एडमिट कर लेता है कि इससे पंगा लेना तो उसको काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। और अब जबकि एक इंसान अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें लड़ने की स्पिरिट पूरी तरह से क्रश हो जाती है, और बाकी लोगों की तरह ड्रैगन किंग के हाथों ईथन मारा जाता है। अपनी आखिरी पलों में ईथन अपने पिता की परछाई को भी देखता है, जिन्होंने मरने से पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट को ईथन के हवाले किया था कि वही उसकी रक्षा करेगा। लेकिन वो तो अपने वादे को पूरा ही नहीं कर पाया, तो जितने भी टाइटल्स उसे मिले थे, तो वो खुद को इसका हकदार नहीं समझता। साथ में पता चलता है कि ईथन की एक सिस्टर भी थी, जो कि ड्रैगन के अटैक में मारी जा चुकी थी, और उसके फ्यूनरल में ईथन ने खुद के साथ वादा किया था कि वो इन ड्रैगन्स को मार डालेगा और पूरे कॉन्टिनेंट से इनका नामो निशान मिटा देगा। जंग में उसके अपने छोटे भाई भी शामिल थे, जिसको ईथन ने अपने आंखों के सामने जंग में खो दिया था। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से उसे मरने पर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि उसने अभी तक बेमकसद की जिंदगी जीकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि उसने काफी कुछ किया है, लेकिन उन वादों को ना पूरा करने की वजह से वो खुद को कोसता हुआ आखिरकार मर जाता है। लेकिन नेक्स्ट अप सीन में जो है वो अपनी आंखें खोलता है तो अपनी सिस्टर को रोता हुआ पाता है। लेकिन ईथन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन आखिर जिंदा कैसे है। ईथन की बहन जो कि अपने भाई को होश में देखकर खुशी के आंसू रोने लगती है, तो वही अगली और ईथन जो कि ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसकी सिस्टर तो मारी जा चुकी थी, तो ये जिंदा कैसे है। सिर्फ सिस्टर ही नहीं बल्कि अभी अभी तो वो भी ड्रैगन किंग के हाथों मर गया था, तो वो जिंदा कैसे है। गलतफहमी में आता हुआ ईथन जो कि ये समझ रहा था कि ये आफ्टर लाइफ है, यानी कि मरने के बाद जिंदगी, तो उसमें भी काफी ज्यादा डाउट्स उसे होते हैं, क्योंकि अपनी सिस्टर को इस तरह रोता हुआ देखना तो उसके लिए एक नॉर्मल बात थी। लेकिन उससे ज्यादा उसने जो कपड़े पहने हुए थे, तो उसकी ईथन को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी सिस्टर को इस तरह नॉर्मल ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा था। और अपने मन ही मन कहता है, सिस्टर मैंने कहा था ना कि मरने से पहले जितना हो सके तो उतना ज्यादा पैसा चैरिटी में देना, तो आफ्टर लाइफ आपकी काफी अच्छी गुजरेगी। लेकिन खैर ये आप इम्पोर्टेंट नहीं, मैं काफी थक चुका था और मुझे भी आराम करने की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले वो अपनी सिस्टर का भी हालचाल पूछने लगता है। सिस्टर आप रो क्यों रही हैं? आप कैसी हैं? और जरा ये बताइएगा कि आफ्टर लाइफ के तौर तरीके कैसे होते हैं, मुझे आपसे ही सीखने में काफी अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल का जवाब उसका सिस्टर कुछ अलग तरीके से देती है। वो उससे माफी मांगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, अगर गलती का कोई हकदार था तो वो वही थी। तो दोबारा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ईथन कुछ करने से पहले उसकी बहन से आके जरूर पूछेगा, तब आगे एक्शन लेगा। ये बातें ईथन को समझ में नहीं आ रही थी, और ऊपर से उसे भूख भी लगी थी। लेकिन वो तो नहीं कहता, लेकिन उसका पेट जरूर आवाज कह के उसकी बहन को इन्फॉर्म करता है कि वो तो भूखा है। ईथन की सिस्टर अब बहुत हंसने लगती है, और वो उसके लिए कुछ सूप का बंदोबस्त करने के लिए जा रही है, और उसे अपने बेड से उठने के लिए मना करती है। यहाँ पर ईथन को एक सरप्राइज की बात ये पता चलती है कि उसकी बहन को खाना बनाना भी आता है, और क्या वो अपने हाथों से बनाने के लिए जा रही है। तो उसकी सिस्टर का जवाब हाँ में होता है। ये सुनकर ईथन बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसकी सिस्टर ने कुछ ढंग का बनाया ही नहीं है, और आज वो अपने हाथों से सूप बनाने की बात कर रही है। ईथन की सिस्टर के कमरे से बाहर जाने के बाद ईथन एक बात को नोटिस करता है कि उसके बॉडी पर कुछ चीजें लगी हुई थी, और ये चीजें जिन इक्विपमेंट से आ रही थी, तो वो तो माना बॉल्स होते हैं, जो कि उन पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोमा में होते हैं। और ईथन को ये बात याद नहीं आती कि कब वो कोमे में चला गया था, लेकिन अपनी बॉडी को फील करने के बाद वो इतना तो बता सकता है कि ये माना रश की वजह से है। अब माना रश क्या होता है तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। ईथन अपनी बॉडी में ये भी
नोटिस कर पा रहा था कि उसमें बिल्कुल भी माना नहीं और ना ही वो खड़ा हो सकता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जो चीज उसे कोमे से उठाने में मदद कर रही थी, तो वो उन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी पूरी बॉडी में जान लाएगा। तो उन माना बोल्स का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो स्प्रिंग ऑफ लाइफ फ्लूइड मौजूद है, तो ईथन उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। कुछ ही पलों में उसकी पूरी बॉडी हील हो जाती है और जान में जान आने के बाद वो इतना तो कह सकता है कि फर्स्ट एड लेने की अब उसे कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बीच उसकी सिस्टर भी सूप लेकर आ जाती है। वो जब ये नोटिस करती है कि ईथन इतनी बुरी कंडीशन में भी अपने बेड से उठ चुका है, तो तुरंत से उसे याद दिलाती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसने कहा भी कि उसे बेड से नहीं उठना चाहिए, तो वो आखिर क्यों उठा। लेकिन ईथन अपनी सिस्टर को यह बात समझाता हुआ कि शायद उन्हें नजर नहीं आ रहा कि वो तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। इस बात से ईथन की सिस्टर को हैरानी होती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ईथन को दोबारा खड़े होने में काफी अरसा लग सकता है, क्योंकि वो काफी टाइम कोमा में जो रहा है। अब आखिरकार ईथन पूछ लेता है कि वो कितने टाइम कोमा में था। तो जवाब सुनने पर उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि वो पूरे 10 सालों तक कोमे में था। लेकिन आगे की डिटेल बताने से पहले उसकी सिस्टर इंसिस्ट करती है कि वो बेड पर लेट जाए, और ईथन वैसा ही करता है। और अपना सूप पीने से पहले वो अपनी सिस्टर से दोबारा वही सवाल करता है कि आफ्टर लाइफ कैसी रही है, और उसे माफ करना क्योंकि उसे यहाँ पर आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो इसलिए ईथन को यहाँ के तौर तरीके पता नहीं है। इस बात को दोबारा सुनकर उसकी सिस्टर अब पूछने लगती है कि क्या वो ठीक तो है, क्योंकि वो बार बार किसी आफ्टर लाइफ की बात कर रहा है। लेकिन वो ये देख सकता है कि उसकी सिस्टर और वो सेफ एंड साउंड जिंदा है। तो वो सारी बातें जो कि ईथन को याद होती है, तो वो जब अपनी सिस्टर को बताता है, तो उन सारी बातों को सुनकर उसकी सिस्टर कहती है कि कोई भी नहीं मरा, सब लोग जिंदा है और ये रियलिटी है, इसको तुम आफ्टर लाइफ क्यों बुला रहे हो। ये सुनकर ईथन और भी ज्यादा चौंक जाता है, और अगर उसके हिसाब से ये रियलिटी है, तो वो अपनी सिस्टर की एज पूछता है। उसकी सिस्टर की एज 20 होती है, और जहाँ तक उसकी एज की बात हो रही है, तो सिस्टर से पता चलता है कि वो 19 साल का है। ये सुनकर ईथन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वॉर जो थी, तो वो भी ईथन ने अपनी 19 साल की उम्र में लड़ी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वॉर अब तक चल रही है। वो तुरंत से उस वॉर के बारे में और अपने फादर के बारे में पूछता है कि क्या अभी तक वो जंग जारी है, जिस पर सिस्टर कहती है दोबारा से वही सवालात, लगता है कोमे में रहकर तुमने अपनी मेमोरीज भी खो दी है, क्योंकि जंग कब की खत्म हो चुकी है। उस जंग को 15 साल हो चुके हैं और फादर उस जंग में मारे गए थे। तो ये सारी बातें ईथन को आखिर क्यों याद नहीं। एडिशनली वो ये भी बताती है कि उस जंग में उनकी फैमिली ने काफी कुछ खोया था, लेकिन आखिरकार उस मॉन्स्टर के साथ इन इंसानों ने हाथ मिलाकर निगोशिएशन से ये जंग खत्म कर दी। ये सुनकर ईथन का हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि अगर उसे याद हो तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसा कि उसकी सिस्टर बार बार कह रही है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं बल्कि रियलिटी है, तो ये रियलिटी इतनी चेंज क्यों है। ये रियलिटी उसके पास्ट की रियलिटी से काफी ज्यादा चेंज है, तो क्या इसका मतलब ये कि वो मरा नहीं बल्कि दूसरी बॉडी में रिग्रेस होके आया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, तो ये वर्ल्ड इतने चेंज क्यों है। उसकी मेमोरीज के हिसाब से ये वर्ल्ड काफी अजीब तरह से चल रही है। और अब ईथन सर्वेंट्स के बारे में पूछता है कि सर्वेंट्स कहाँ है, सर्वेंट्स की जगह आप क्यों काम कर रही है, जिस पर उसकी सिस्टर हेसिटेट होके कहती है कि कोई भी नहीं है। एंड देन ईथन अब ट्रेजर के बारे में पूछता है कि फैमिली ट्रेजर कहाँ पर है, क्योंकि उसे बेचकर वो अपनी कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल का भी रियलिटी चेक करवाती हुई उसकी बहन से पता चलता है कि उनके पास कोई भी खर्च करने के लिए एक्सपेंसेस नहीं है, और यही इनकी फैमिली के पास बचा है। ईथन को लग रहा था कि सिस्टर उससे किसी किस्म का मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं था। और अब ईथन के लिए भी ये काफी हैरान करने वाली थी। वो मर के दोबारा तो जिंदा हुआ है, लेकिन वो रियलिटी और ये वाली, इन दोनों के बीच आसमान और जमीन का अंतर है। ऊपर से यहाँ इस रियलिटी में उनकी फैमिली की हालत बहुत 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 ज्यादा खराब है। वो एक रॉयल फैमिली कहलाने के लायक ही नहीं बचे, क्योंकि अगर पिछली वाली आर्डन फैमिली की बात की जाए, तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में पूरे 7 नेशंस हैं, और उन 7 नेशन में से एक नेशन का नाम हीड्रन नेशन होता है, जहाँ पर आर्डन फैमिली का राज चलता है। आर्डन फैमिली जो कि अपने तलवारबाजी के लिए मानी जाती है, और ऊपर से उनका नेशन बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के लोगों को पूरी सहूलियत दी जाती है। और ऊपर से आर्डन फैमिली काफी अमीर भी थी, और कभी भी उन्होंने गरीबी फेस नहीं की। तो अपने पास्ट की लाइफ से डायरेक्ट एक ऐसे वर्ल्ड में रिग्रेस्ट होना जहाँ पर वही फैमिली तो है, लेकिन काफी बदतर हालात में, तो इन सारी बातों को ईथन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है कि ये फैमिली कैसे हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर इसकी क्या हालत है। ऊपर से उसे ये भी याद था कि ड्रैगन के साथ लास्ट बैटल में वो मर चुका था, लेकिन किस्मत ने तो उसके साथ काफी खिलवाड़ किया है, क्योंकि रिग्रेस्ट होकर उसे अपनी फैमिली तो मिल गई है, लेकिन इतनी गरीबी में वो कैसे रहेगा। और जैसे कि सिस्टर के बातों से ईथन को पता चला था कि उन लोगों की फैमिली ने काफी कुछ
खोया है लेकिन किंगडम को बचाया है, तो क्या किंग ने उनको उनके किंगडम के बचाने के बदले कुछ दिया था या नहीं? क्योंकि सुनकर सिस्टर का जवाब हाँ में होता है और पता चलता है कि द 17th किंग ज़ेगमंड ने उनकी फैमिली को एक प्रोटेक्टर के तौर पर करार दिया है और एक हीरो की तरह हमारी फैमिली को सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें इम्यूनिटी भी मिली है। अब इम्यूनिटी क्या चीज है तो मैं बताता हूँ। जब भी हम कोई क्राइम करते हैं तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट्स का रूल होता है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ इम्यूनिटी हो तो आप किसी किस्म का क्राइम भी कर सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ, आप अपने देश को धोखा नहीं दे सकते, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बाकी अगर आप किसी को मौत के घाट उतार भी देते हो तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता।